नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं। समय हो गया है रणक्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए कल यानी कि 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार कल पूरी तरीके से थम चुका है। इसके पहले तमाम विपक्षी दलों की ओर से खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चले। रैलियों, रोड शो और इंटरव्यूज के जरिए नेताओं ने खूब अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। कई रिकॉर्ड बने और कई टूटे भी। बीजेपी की ओर से जहां पीएम मोदी ने जमकर पसीना बहाया, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी ने प्रचार किया। और दोनों ही पार्टियों की ओर से दिग्गज नेताओं ने प्रचार प्रसार में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया, यानी कि वो भी प्रचार में जुटे रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रचार में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने रैलियां की। पीएम मोदी ने जहां 206 रैलियां की, तो वहीं राहुल गांधी ने 107 रैलियां की। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से कहीं ज्यादा 108 रैलियां की और तेजस्वी यादव ने भी रैलियों का रिकॉर्ड बनाया और 251 रैलियां की। कुल मिलाकर के चुनाव प्रचार जबरदस्त रहा, जोरदार रहा। और अब बारी है 7वें दौर के बाद नतीजों की, यानी कि 7वें दौर का मतदान कल संपन्न हो जाएगा। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 का जो मतदान है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद 4 जून को देश के सामने आएंगे नतीजे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन दावों और वादों के बीच में देश में किसकी होगी अगली सरकार। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन उसके पहले ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, सभी ने खूब जमकर प्रचार प्रसार किया, रैलियां की, रोड शो किए, तमाम मीडिया चैनल्स को, तमाम जो प्रिंट मीडिया हैं उनको उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और इंटरव्यूज़ के जरिए भी उन्होंने अपनी पार्टी की बात रखी, अपने गठबंधन की बात रखी। तो कुल मिलाकर के इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चुनाव है बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहा, बहुत ज़्यादा रोचक रहा। हालांकि अभी भी हमें 7वें दौर के मतदान के लिए इंतजार करना होगा, जिसके लिए कल वोट डाले जाएंगे। कल 8 राज्यों की 57 सीटों पर ये वोट डाले जाने, यानी कि देश की 386 सीटों पर कुल मिलाकर के 543 में से 386 सीटों पर अभी तक चुनाव संपन्न हो चुका है। 486 सीटों पर यह चुनाव संपन्न हो चुका है, यानी कि आप इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त तरीके से चुनाव जो है पूरी तरीके से आगे बढ़ता रहा। और मात्र अब 57 सीटों पर चुनाव होना है। 543 में से मात्र 57 सीटें अब ऐसी रह गई हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, जिसमें बिहार की भी सीटें हैं, झारखंड की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, उड़ीसा की सीटें हैं। और इन 8 राज्यों में जैसे ही 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उसके बाद देश में कुल मिलाकर के सारी जो सीटें हैं 543 की 543, उन पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो भी देश के सामने होंगे और सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से भी इसकी पुख्ता तैयारी की गई है, पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। पल पल की जो अपडेट होगी, जो जानकारी होगी, जो एग्जिट पोल्स हैं वो भी आपको हम बताएंगे। सुदर्शन और प्रबोधन ने मिलकर जो एग्जिट पोल किया है उसके आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना रोचक ये चुनाव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों का रिकॉर्ड बनाया और 2019 से कहीं ज़्यादा रैलियां उन्होंने की हैं। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की ओर से 206 रैलियां की गई, 206 रैलियां की, रोड शो किए और करीब 80 इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं। तमाम चैनल्स को आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की ओर से इंटरव्यूज जो है वो दिए गए। यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव में जहां पीएम मोदी की ओर से मात्र 142 जनसभाएं की गई थी, रैलियां की गई थी, तो इस बार उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डबल सेंचुरी जो है वो इस चुनाव में मारी है। और कुल मिलाकर के 4 राज्य जो हैं उन पर पीएम का बहुत ज़्यादा फोकस रहा, खासतौर पर दक्षिण के वो राज्य जहां पर बीजेपी 2019 में शून्य थी। उसके बाद हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 65 दिन के भीतर में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और 204 कार्यक्रमों में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। 12 राज्य, 2 यूटीज में शक्ति प्रदर्शन का देखने को मिला। 169 जनसभाएं की, 13 रोड शो में दम भरा सीएम योगी की तरफ से भी। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी के लगभग बराबर रैलियां उन्होंने की हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा की तरफ से 134 चुनावी सभा की गई, रोड शो किए गए। 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में उन्होंने दौरा किया और वहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की।
125 लोकसभा सीटों पर जेपी नड्डा की ओर से धुआंधार प्रचार किया गया और 85,957 किलोमीटर की यात्रा कर उन्होंने ये शक्ति प्रदर्शन भी किया। उसके बाद अगर हम तमाम विपक्षी दलों की बात करें तो उनकी ओर से भी अमित शाह के बारे में, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि अमित शाह की ओर से भी बहुत सारी ऐसी रैलियां रहीं, रोड शो हैं जो आयोजित किए गए और जिसमें उन्होंने भाग लिया। उसके बाद बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश उनकी ओर से की गई। लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो उसमें तेजस्वी यादव जो कि बहुत कम समय में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर 75 दिनों में 206 रैलियां की हैं, तो तेजस्वी यादव के बारे में यह कहा जा रहा है कि मात्र 51 दिनों में, यानी कि 50 दिन से कुछ ही ज्यादा का समय उन्होंने लिया और इसमें उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। 251, यानी कि जितने भी नेताओं ने प्रचार प्रसार किया उसमें सबसे ऊपर रहे तेजस्वी यादव। बिहार के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे और उप मुख्यमंत्री बिहार के रहे। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि नेताओं ने पूरी जोर आजमाइश की है, अपनी पार्टी को जिताने की, अपनी गठबंधन को जिताने की पूरी ताकत उन्होंने लगा दी। और अब ये 4 तस्वीरें और दिखा रहे हैं, 4 नहीं बल्कि 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बीच की जो तस्वीर है इस तस्वीर के भी कई मायने हैं। हालांकि तमाम विपक्षी दल हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ये जो कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स है। हालांकि पहली बार तो कर नहीं रहे हैं, हमने तो पहले भी आपको बताया 2014 में उन्होंने इसी तरीके से ध्यान लगाया, 2019 में लगाया प्रचार खत्म होते, और उसके बाद अब 2024 में भी कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं जो राजनीतिक विरोधी हैं पीएम मोदी के, उनको ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ऐसा करके राजनीति कर रहे हैं। खैर, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्रियंका गांधी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अमित शाह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लेकिन देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है कि वो हमारी तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वो राहुल गांधी मात्र 106 रैलियां करते हैं, 107 रैलियां करते हैं। और प्रियंका गांधी, उनकी बहन जो है, उनसे कहीं ज्यादा 108 रैलियां करती हैं, यानी कि प्रियंका गांधी ज्यादा रैलियां करती हैं राहुल गांधी से। चलिए, अब बारी है कि किस तरीके से वार होता है, किस तरीके से पलटवार होता है और जुबानी तीर एक दूसरे पर छोड़े जाते हैं, किस तरीके से एक दूसरे की बात का जवाब दिया जाता है। यह देखना भी और समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए, बिना देर किए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की है, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, इन कांग्रेसियों से सावधान रहना, इन आम आदमी पार्टियों से सावधान रहना। चुनाव के बाद ये लोग दलित भाइयों का आरक्षण, दलित भाइयों का रिजर्वेशन, इस पर डाका डाल करके मुस्लिम को देने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी को देने का प्रयास कर रहे हैं। देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना न आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। आम आदमी पार्टी नाम ही आम आदमी नाम रखा है इसने। मैंने अपने जीवन में इतनी झूठ बोलने वाली पार्टी देखी ही नहीं। यानी जो कहती थी, डंके की चोट पे घोषणा करती थी कि हम ईमानदार पार्टी है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। ये लोग तो संविधान को बदलने की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे।
क्या मतलब है इसका? ये जो वोट का अधिकार है ये चले जाएगा। ये जो चुनने का अधिकार है कि मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, जो मेरे प्रति जवाबदेह होगा, जो मेरी समस्याओं को हल करेगा, वो कौन होगा, ये हक ले रहे हैं आपसे। आरक्षण का हक ले लेंगे। पूरा प्रदेश अंधेरे में है और मैं आपको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव इन्होंने गर्मी में कराया। गर्मी में प्रेस को परेशान किया, हमें किया, जनता को किया। गर्मी की वजह से भी हारने जा रहे हैं। इनकी जो अहंकार की गर्मी है, ये अहंकार का जो बुखार है, इस बार जनता अपने वोट से उतार देगी। डर गए लगा मोदी जी 34 साल के नौजवान से तड़ा के रोड पे ले आइए। हमारा से बतियावा तड़ा कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा चाहिए। तो देखा आपने, अपने अपने दावे हैं और किस तरीके से वार होता है, फिर पलटवार होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चला। लेकिन 7वें दौर का मतदान कल होना है, उसके पहले किस तरीके से ये चुनाव प्रचार हुआ, क्योंकि चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरीके से अब थम चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी, क्योंकि जीत के अपने अपने वादे हैं और दावे भी हैं। किसके दावों में और किसके वादों में कितना है दम, चर्चा इसी को लेकर करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ मलिक जावेद जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और विमल किशोर जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और अशोक तिवारी जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मलिक साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी मलिक साहब, सवाल यही है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का नारा तो दिया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई आप 400 पार का नारा देते रहिए, लेकिन आप 140 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए अमित जी जी ये 140 बोल रहे हैं, अगर 140 आई तो मैं पक्का इनको 140 टूटी भेजूंगा। ऐसे वाली टूटी जो है ना, वो जरूर 140 भेजूंगा जी। गर्मी के कारण अयोध्या के जनरल डायर मुलायम सिंह यादव के पुत्र का दिमाग खराब हो गया हुआ है। ऐसा ही कुछ जो 1960 की दशक में साधुओं और गऊओं के ऊपर गोली चलाने वाले को, जिसको एक अभिशाप मिला था, वो अभिशाप ये मिला कि जा तेरे घर का सर्वनाश हो जाएगा, और उनके घर राहुल गांधी पैदा हो गया। ये जो चीजें हैं ना, ये बेचारों को अपनी करनियों की भोगनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि जनता जनार्दन सबसे बड़ी है और जनता से ऊपर कोई नहीं होता। जनता ने अपना मत, अपना मन बनाया, उन्होंने जो कहना था उन्होंने वोटों में कह दिया है, और उसको संयम से, टीएमसी की तरह नहीं कि आप कत्लेआम शुरू कर दें, उसको संयम से एक्सेप्ट करना, उसको संयम से आदर पूर्वक ग्रहण करना, हाथ ऐसे रख के, ये एक अच्छे राजनीतिक दल का चरित्र होता है। लेकिन मलिक साहब ठीक है, लेकिन जो जनता जनार्दन भगवान का रूप है, उसने अपना मत दिया, प्रसाद है, उस प्रसाद को जिस भी रूप में ग्रहण करना संयम के साथ, आदर पूर्व, यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन क्या आप अभी भी ये कह पाने की स्थिति में हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार? हालांकि अभी मैं फिर भी कह रहा हूं कि अभी एक दौर का मतदान बाकी है, कल 7वें दौर के मतदान होना है, लेकिन फिर भी क्या आप ये कह पाएंगे कि अभी भी आप 400 पार कर रहे हैं? 4 तारीख को 400 पार इतिहास बनेगा भारत में। और जिस प्रकार से स्वर्गीय राजीव गांधी जी की अस्थियों को देश में घुमा घुमा के 400 पार कराया गया था, वैसा नहीं। जनता अपने मन से और हमारे कर्मों को एसेस करते हुए वो हमारे को 400 पार की नैया पे लेकर जाएगी। हो सकता है मेरा कहना बुरा लगे, अतिशोक्ति लगे, मैं उसके लिए कतई भी
आई एम नॉट सॉरी फॉर इट, लेकिन हाँ इतना भी बोल सकता हूं जी कि कांग्रेस का कन्वर्जन रेट 8.5% के हेर फेर में रहेगा। यूपी के अंदर 70 से ऊपर सीटें भाजपा की आएंगी, मध्य प्रदेश में 40 से ऊपर आएंगी, बंगाल में 25 से ऊपर और 30 के आसपास जरूर आएंगी। और भी लिस्ट है, मैं दे सकता हूं, मैंने देखा ठीक है। मलिक साहब एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा और आप देखिए, अच्छी बात है कि आप तो पूरे के पूरे आंकड़े लेके बैठे हैं कि किस राज्य से कितनी सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं, और इसलिए हाथ से आपको लगता है कि 400 पार का जो आंकड़ा है, 400 पार जो है वो एनडीए कर रहा है, और बीजेपी भी 370 छू नहीं रही है बल्कि 370 भी पार करेंगे आप। चलिए ठीक है, देखिए अपने अपने दावे हैं और किसके दावों में कितना दम है हम तो बार बार कह रहे हैं कि 4 जून को ये साफ हो जाएगा, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। मलिक जावेद, मैं सुन रहा था अभी मलिक साहब जब कुछ कह रहे थे तो आपको बहुत हंसी आ रही थी। पहली बात तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपको हंसी क्यों आ रही थी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को अगर इतना ही भरोसा है, प्रियंका गांधी अगर ये कह रही हैं कि भाई 200 का आंकड़ा भी अगर बीजेपी छू ले तो ये बहुत बड़ी बात है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई मामला 180-150 तक सिमटने वाला है, 150 से 180 सीट ले आए बीजेपी, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इतना ही भरोसा है, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं आप, तो फिर भाई ये फैसला कैसे ले लिया कि एग्जिट पोल तो कल आएंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता उसमें नहीं बैठेगा, डर किस बात का है? मलिक जावेद, ये मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, लेकिन देश की जनता कह रही है भाजपा अब की बार तड़ी पार। कश्मीर में कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाए और ये नाक निकाल के बात करते हैं, तो मुझे तो हंसी आती है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 6 कैंडिडेट इन्होंने कांग्रेस के उतार दिए हैं। इतनी बुरी हालत है भाजपा की कि ये पंजाब हरियाणा में तो घुसने नहीं दिया जा रहा है, इनके नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। और दूसरा, आप चाहे जम्मू चले जाओ, चाहे लद्दाख चले जाओ, चाहे तमिलनाडु चले जाओ, चाहे केरल चले जाओ, चाहे कर्नाटक चले जाओ, भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। और यूपी में तो इनके साथ खेला हो गया है। एक ही सीट थी जिसपे दमदारी से लड़ रहे थे, क्योटो सीट, वो भी हारने वाले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि मोदी जी भी हारने वाले हैं। 10 साल जनता पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्हें ध्यान में बैठना पड़ रहा है। हो सकता है आजीवन अब ध्यान में ही रहेंगे मोदी जी, क्योंकि काम तो किया नहीं है कुछ। अगर काम करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन काम नहीं किया तो अब ये झूठे नारे, खोखले वादे, अभी अब खेल खत्म हो गया है। क्योंकि भाजपा का नफरत का और झूठ का गुब्बारा फूट चुका है। भाजपा जाने वाली है, तभी देश के दिन अच्छे आने वाले हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए ना कि आप भाई, वो तो कह रहे हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार, बीजेपी 370, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये कह पाने की स्थिति में है कि आप वो जो जादुई आंकड़ा है वो अपने दम पर तो आप नहीं छू पाएंगे, ये तो पक्की बात है, वो तो आप नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी क्या इंडिया गठबंधन छू रहा है क्या? एक छोटी सी बात, इंडिया गठबंधन, हाँ ठीक है, मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते, उसके बाद आता हूं। को जितवा के दिखा दें वाराणसी से अजय राय, तो इनकी जूती और मेरा सर, वरना उल्टा। ठीक है, मंजूर है? ठीक है। मलिक जावेद बोलिए, क्योटो बनाने गए थे, क्योटो हार रहे हैं आप लोग। हम पहले कह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट यही आ रही है, इसीलिए तो मोदी जी को ध्यान में बैठना पड़ रहा है। तो लगाइए ना, लगाइए शर्त यहीं पे। क्या लगाइए? शर्त लगाइए। मलिक साहब कह रहे हैं कि अगर आपको इतना ही भरोसा है, आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं पीएम मोदी की हार को लेकर, जो कि असंभव है, तो अब आप शर्त लगाइए, वो आपसे बैट लगाने को तैयार है, लगाइए। सट्टा और जुआ हम नहीं खेलते, भाजपा के लोग खेलते होंगे, हम ना खेलते हैं ना खिलाते हैं। जो गलत इलीगल काम करते हैं उन पे कार्रवाई करती है कांग्रेस पार्टी। 4 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा और मेरा सर, अगर मोदी जी हार गए और अगर मोदी जी जीत गए तो साहब ये याद रखना कि हम आपको बख्श देंगे। अभी आप नाम निकाल के बात कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। आपने 1960 की दशक की बात की, 1990 की बात की। अभी 4 दिन का आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, 4 दिन का आंकड़ा दे रहा हूँ। 72 अगर आप हार गए, अजय राय हार जाता है, तो मैं आपको माफ कर दूंगा। और बोलो, हम जीत रहे हैं, वो 4 तारीख को बैठेंगे आपके साथ, लेकिन आपने आंकड़ा दिया 1960 का, 1990 का। चलिए ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा, आप दोनों के पास में आऊंगा, विमल किशोर जी, मात्र 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वो लोगों को, देश को भरोसा देते जा रहे हैं कि इंडी गठबंधन जीतेगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई पहले आप अपनी भागीदारी देखिए ना, मात्र 22 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब 22 की 22 सीटें आप जीत जाएंगे, ये इतना भरोसा तो आपको भी नहीं है।
पहले तो अमित जी आप विपक्ष की तरह, बीजेपी की तरह, झूठों की तरह इंडी गठबंधन ना बोले, इंडिया गठबंधन है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए चलिए ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता विमल जी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अगर मैं इंडी बोल रहा हूँ, देखिए इंडी गठबंधन अगर मैं बोल रहा हूँ तो ए अगर उसमें लगाएंगे आप इंडिया हो जाएगा, तो मैं अगर गठबंधन बोल रहा हूँ तो भाई ए से अलायंस बन रहा है, तो इंडी गठबंधन मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। बाकी आप बोलिए ना, आप उनकी भाषा ना बोले, इंडिया गठबंधन बोले। समझा मेरी बात? मैं कहना चाह रहा हूँ हम 22 सीटों पे जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन हम इंडिया गठबंधन यूनाइटेड है और एक साथ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इनकी जो जुमलेबाजी है, इनकी जो 2 करोड़ नौकरियों के झूठे वादे थे, और जो तानाशाही है, जो ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। बात 22 सीटों की नहीं है। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, मैं बता दूं आपको। ये जो इनके मुद्दे नहीं है, इनसे पूछे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये मंगलसूत्र पे चुनाव लड़ेंगे, ये मुजरे पे चुनाव लड़ेंगे, या मुसलमान पे चुनाव लड़ेंगे, या गांधी की पिक्चर पे चुनाव लड़ेंगे? क्या मुद्दा है इनके पास? और इंडिया के पास मुद्दे देखिए आप, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम रोजगार देंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम महंगाई खत्म करेंगे। इनमें मुद्दे नहीं है। ये तो बस मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, नफरत, जुमलेबाजी छोड़ रहे हैं। मतलब या तो ये मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख समझते हैं। बार बार जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। आप समझिए इस देश के अंदर 10 सालों में इन्होंने क्या किया। हर चीज तो बेच दी इन्होंने। किसी से चंदा लिया, गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ चंदा लेते हैं ये लोग, और गाय की बात करते हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आता हूं सर आपके पास। अशोक तिवारी जी, अभी मैं सुन रहा था अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव कह रहे थे कि जानबूझकर उन्होंने ये गर्मी में चुनाव करवाया है, जिसमें हम भी परेशान हो रहे हैं, मीडिया कर्मी भी परेशान हो रहे हैं, और खुद तो हो ही रहे हैं ये। तो ये अब वक्त आ चुका है बीजेपी के जाने का। भाई अखिलेश यादव को इतना भरोसा क्यों है? अखिलेश यादव को इतना भरोसा क्यों हो रहा है बीजेपी के जाने का? माननीय अखिलेश यादव जी को जनता पे भरोसा है ना। देखिए भाई, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चुनाव पूरा गया, अब तो 7वां चरण आखिरी चरण है। 6 चरण के चुनाव हो गए। भाजपा ये समझ नहीं पाई कौन सा नैरेटिव सेट करे। भाजपा जी रही, पूरे समय उलझी रही, यही नहीं समझ पा रही भाजपा कि हम क्या बोले और क्या ना बोले, किस मुद्दे पे को लेके आए। क्योंकि जो मुद्दे हैं बड़े कठिन है भाजपा के लिए, बड़ी कठिन है जगरपनगढ़ की। जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आज आधी आबादी जो महंगाई झेल रही है, जिससे ऐसे किचन नहीं चल पा रहा है, उसका मुद्दा है। 4 साल की नौकरी का मुद्दा है, परीक्षा लीक का मुद्दा है। मुद्दे बहुत है, इतने सारे मुद्दे हैं कि भाजपा को सामना करना मुश्किल हो रहा है इस बार। और आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा है। आरक्षण हड़पने की तैयारी कर चुकी है भाजपा ने। सवाल इस बात का है कि 7वां चरण चुनाव तो बहुत बुरी हार रहे हैं। जो 6 चरण में नहीं आ रहे उतनी हार जाएंगे लगता है। और इनके लुटिया डूब गई है भाजपा की। भाजपा बेचैन है, भाजपा बिल्कुल एकदम से बौखलाई हुई है। इस समय हालत ये है, और हमारे लिए तो जश्न का माहौल है, इंडिया गठबंधन के लिए और देश की जनता के लिए ये जश्न का माहौल है कि 4 तारीख को। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम जो हमारे खास मेहमान पैनल में मौजूद हैं उनके पास एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन 543 में से 486 सीटें ऐसी हैं, 486, जिन पर चुनाव हो चुका है। मात्र 57 सीटों पर कल और वोट डाले जाने, उसके बाद 543 जो सीटें हैं उस पर मतदान हो जाएगा। उसके बाद बारी होगी एग्जिट पोल की, उसके बारे में आपको बताएंगे। ब्रेक का वक्त, फौरन लौट रहे हैं। तो रण क्षेत्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रण क्षेत्र में आज चर्चा हम इसी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर लगातार चल रहा है। 6 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब बारी है 7वें चरण की। लेकिन उसके पहले किस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चला, जुबानी तीर चले, उसके बारे में विस्तार से आपको हमने जानकारी दी है, हमने आपको दिखाया भी, हमने आपको बताया भी। और अब कैसे जीत के अपने अपने दावे हो रहे हैं। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है 370, कोई कह रहा है कि 200 तक सिमट जाएगी, कोई कह रहा है कि 150 से 180 सीटें भी आ जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि अपने अपने जीत के दावे हैं, और किसके दावों में कितना है दम, चर्चा का विषय यही है। मलिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मलिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आप। मैं सिर्फ इतनी सी चीज पूछना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपने वादों को जनता से करके भूल गए, और चाहे वो हिमाचल का हाल देखिए, आंध्र का हाल देखिए, कर्नाटक का हाल देखिए, जहाँ पे दिल्ली का जो बजट है उसको आप जब देखते हैं और उसमें व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो पानी नहीं, बिजली नहीं,
बार बार तमाशा उसको बनाया जाता है कि अब हरियाणा नहीं दे रहा, अब उत्तर प्रदेश नहीं दे रहा, क्योंकि ना हरियाणा के अंदर कोई उद्गम स्थल है किसी नदी का, ना उत्तर प्रदेश के अंदर है। हाँ, अलबत्ता हरियाणा का हक जो पंजाब ने मार रखा है उसको देने के लिए कोई भी इन दोनों में से तैयार नहीं। तो मेरा मानना और कहना मात्र इतना सा है कि एक भी विभाग ना रखा हुआ मुख्यमंत्री और बिना जानकारी और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज के एक विशेष मुख्य व्यक्ति जो हैं, जो 55 साल में भी अभी बच्चे हैं, तो उनके माध्यम से सरकार अगर चलेगी तो वो मंडे ट्यूसडे ही होगा साहब, और बाहर से सूरज जैसे रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। मेरा देश के साथ एक ही बात, जो एक ही विषय सामने आया बार बार मेरे पूरे 7 चरण के चुनाव में, जब जितना मैं घूमा हूँ और अलग अलग लोगों से बात करी, कि देश के अंदर 2 विचारधारा बड़ी प्रबल है। एक वो जो मुफ्त का खाने के लिए तैयार हैं, और दूसरा वो जो एक सुदृढ़ भारत में रहने की चेष्टा कर रहे हैं। उन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, और इनकी बहुत बड़ी संख्या है कि आप ये ठकाठक खटाखट फटाफट सटासट लटालट, इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको ये चाहिए कि देश की इकोनॉमी सुदृढ़ है या नहीं है, उनको ये चाहिए कि देश की आत्मरक्षा सुदृढ़ है या नहीं है, उनको ये चाहिए कि अगर दोबारा कोई सोचे भारत में घुस के मारने की, तो वो 26/11 ना हो पाए, वहां पे बालाकोट ही बालाकोट हो। ठीक है, ये सारी चीजें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ठीक है, लौटूंगा आपके पास, आता हूं मैं। विमल जी जवाब दीजिए। विमल जी आप बोलिए। आपने म्यूट कर लिया सर, आपने म्यूट कर लिया, उसको अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट करिए सर। मुफ्त में गाड़ियां लेते हैं, जनता के सेवक होकर जनता के पैसे से ये तो मुफ्त ले सकते हैं, जनता का अधिकार जनता को ना मिले, इनको पेट में दर्द होता है। दूसरी तरफ यही खुद सिलेंडर योजना और तरह की मुफ्त में चीजें देते हैं, चाहे किसानों को 6,000 देते हैं, तो ये ठीक है। मतलब इतना दोहरा कैरेक्टर है ना बीजेपी का, आप समझ नहीं सकते। ये करें तो रास, कोई करे तो करैक्टर ढीला। मतलब इतने झूठे जुमलेबाज लोग हैं, मुंह पे ही झूठ बोल देंगे, गांधी के ऊपर भी झूठ बोल देंगे। मतलब लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको, दोबारा बताता हूँ, या तो ये मूर्ख है या जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है, मेरा मानना है। जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, हम जनता को दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, इनसे पूछो ना। इस बार मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इस बार इनके मुद्दे क्या थे चुनाव लड़ने के? किन मुद्दों में चुनाव लड़ रहे थे बताएं? कोई मुद्दा था इनके पास? एक ही तो मुद्दा था। नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने उठाया और उन्होंने बताया भी। और भ्रष्टाचार के नहीं, लेकिन विमल किशोर जी, ये भी तो सच है ना कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया गया, पीएम मोदी की ओर से उठाया गया, उसी भ्रष्टाचार के मामले में आपके सबसे बड़े नेता जेल जाने वाले हैं, दोबारा से जेल जाने वाले। बात सुनिए, वो दोबारा से उनको जेल ये विपक्ष सरेंडर करना छोड़ना चाहते हैं, विपक्ष के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। सिसोदिया जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। सुनिए ना, अजीत पवार संजय सिंह जमानत पर बाहर है, आरोप लगाते हैं, फिर अपनी पार्टी ज्वाइन कराते हैं, वो ठीक हो जाता है। अशोक चौहान को भ्रष्टाचारी बताते हैं, फिर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनको संसद सदस्य बना देते हैं। विश्वा शर्मा वाटर घोटाले के आरोपी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्या आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? ये तो लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। या तो आप बीजेपी आइए, या जेल में जाइए, या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा दीजिए। ये कोई नेता थोड़ी है, ये तो फिरौती मांगने वाले लोग हैं। जैसे बदमाश बंदूक दिखा के फिरौती लेता है, ये ईडी दिखा के लोगों से फिरौती लेते हैं, जेल का डर दिखा के लोगों को बीजेपी ज्वाइन करते हैं। ये बिल्कुल नकार चुकी है जनता इनको। जनता इनके चेहरे के नीचे जो है निकाब डाल रखा है, वो सबके सामने आ गया है। इनको झूठ, जुमले और झूठ और केवल दूसरे इनका मुद्दा है मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद। चुप रहिए, आपके पास सुनिए। आप लोगों को 47 में ले जाते हैं, आप जिहादी मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम। अरे भैया, इंसान एक है। कोरोना के अंदर आपने आपदा में कोरोना से सीरम कंपनी सत्ता ले लिया। आप फिरौती वसूली वाले लोग हैं, आप झूठे जुमलेबाज लोग हैं। आप मीडिया के सामने झूठ बोलते हैं, मीडिया की हिम्मत नहीं होती। आप कुछ क्या बात
आप ये बताइए, सड़कें किसने बनाई है? सारी टोल के नाम पे सड़कें बेच के आपने लाल किला बेचा, जहाज बेचा, ट्रेन बेची, सब कुछ अडानी को बेच दिया। देश नंबर 1 बनना चाहिए, अडानी नंबर 1 बन रहा है। क्यों भाई? अडानी नंबर 1 कैसे बन रहा है? देश की जगह अडानी क्यों नंबर 1 बना रहे हो? आप ये बताओ, देश नंबर 1 होना चाहिए, अडानी नंबर 1 होना चाहिए? जोर लगा रहे हो, अडानी को सारा माल बेच रहे हो, एलआईसी बेच दी, नंबर 1 बन रहा है। आप ये बताओ कि चौथ शुरू से सीआईए करेगा, ये जो जैस्मिन शाह है ये सीआईए का एजेंट, आप तानाशाही करके लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते आपके खिलाफ ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मलिक जावेद, सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई कम से कम उनकी ओर से आंकड़ा तो दिया जा रहा है, उनकी ओर से नारा तो दिया जा रहा है, भाई आप नारा क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? इंडी गठबंधन वाले नारा क्यों नहीं लगा पा रहे हैं कि इंडी गठबंधन इतने पार, इंडी गठबंधन इतनी सीटें जीतने जा रहा है? भाई आप भी तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो दिखाइए ना। वो कॉन्फिडेंस भी आपको नजर नहीं आ रहा है आपके अंदर, तो आपके नेताओं के अंदर, इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है। तो कम से कम वो कॉन्फिडेंस तो दिखे, कोई नारा तो दीजिए, कोई आंकड़ा तो दीजिए देश के सामने। आपके जो कार्यकर्ता हैं कम से कम उनका मनोबल तो बढ़ेगा। अभी भी एक चरण का चुनाव बाकी है, 57 सीटें कम नहीं होती हैं भाई, तो कोशिश तो आपकी भी होगी ना कि उसमें से ज्यादा सीटें जीती जाएं। लेकिन अगर मनोबल इतना ढीला होगा, हल्का होगा और कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं होंगे तो होगा क्या? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और हमारे कार्यकर्ता भी कॉन्फिडेंट है। लेकिन रमन भाई ने रमन भाई ने 2 मुद्दे बहुत अच्छे उठाए, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा। अर्थव्यवस्था में 205 लाख करोड़ का कर्ज लेने वाली सरकार मोदी बनी है और 16 लाख करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों का माफ कर दिया, 14 लाख करोड़ के एनपीए हैं और 10 लाख करोड़ के 10 सालों में बैंक फ्रॉड हुए हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात ये लोग कर रहे हैं जिसमें पठानकोट की घटना होती है और पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाते हो, 300 किलो आरडीएक्स से फूटता है और हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने छीन ली है जमीन और मणिपुर 1 साल से जल रहा है। भाई को लड़ा रहे हो, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। 1962 में आपके मणिशंकर बोलते हैं कथित रूप से 1962 में सुरक्षित नहीं है, न महिलाएं सुरक्षित है, न राष्ट्र सुरक्षित है। इस देश में कोई सुरक्षित है तो भाई सुरक्षित है, केवल जिनके लिए आप काम करते हो। अमीरों की सरकार है ये, वो सूट बूट वाली सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप कर रहे हो, जैसे होते हैं जिसने देश को बेच दिया। अमीर राहुल गांधी जैसे होते हैं जो बिना पाकिस्तान करे बिना बिजनेस करे अमीर पे अमीर हो जाते हैं। शूटिंग कर रहे थे वीडियो की जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे, 300 किलो आरडीएक्स से फोड़ा गया बम। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अशोक तिवारी दो नौजवान लड़कों की जो जोड़ी है, एक बार फिर से हमने देखा 2024 में जमकर वो घूमी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, रैलियां भी की साथ में। अब क्या उम्मीद करें, क्योंकि ये तो जोड़ी तो 2017 में भी घूमी थी, लेकिन क्या नतीजा रहा हम सबके सामने है। इस बार कुछ उम्मीद करें क्या भाई? या जो बार बार कहा जा रहा है अखिलेश यादव की ओर से कि इस बार 79 हम जीत रहे हैं, भाई 79 अगर आप जीत रहे हैं तो बीजेपी तो ये कह रही है कि 80 के 80 हम जीत रहे हैं, तो फिर आपके खाते में जाएगा क्या? खाली हो आप। 2024 का चुनाव अहम चुनाव है। 2024 का चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। जनता लड़ रही है चुनाव ये हमारे साथ मिलकर के, और हमारा इतना मनोबल हाई है इसमें कि 400 सीटें भाजपा हार रही है। 400 सीटें 140-143 पर अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 140 सीटें भी तरस जाएगी भाजपा, और हमारा तो कुछ पूछना ही नहीं, हमारा तो बल्ले बल्ले है इसमें। इंडिया गठबंधन बल्ले बल्ले है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 4 जून को। इंडिया गठबंधन किसानों को कर्जा माफ करने जा रहा है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। और राहुल गांधी तो कहते भी दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई 4 जून को पीएम मोदी टाटा बाय बाय गुड बाय, और भी बहुत सारी बातें वो कहते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 400 सीटें वो हारने जा रही है और इसके बाद 140 सीटें उसके खाते में आएंगी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं, कैसे कैसे वादे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं, लेकिन किसके दावों किसके वादों में है दम, सवाल वही है घूम फिर कर कि उसके लिए हमें 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले 1 जून को यानी कि कल शाम को 5 बजे के बाद एग्जिट पोल्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे, और सुदर्शन और प्रबोधन की ओर से भी जो एग्जिट पोल किया गया है वो भी आंकड़ा आपके सामने हम रखेंगे। आपको हम बताएंगे कि किस राज्य में कौन मजबूत दिखाई पड़ रहा है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या सरकार एनडीए की बनेगी, एक बार फिर से एनडीए वापसी करेगी 2014-2019 के बाद, या फिर इंडी गठबंधन की ओर से जो दावा किया जा रहा है उस दावे में किसी तरह का कोई दम नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।